अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूं सारा मसूद। आई होप यू आर डूइंग गुड। मशरिक़ वुस्ता के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई हैं। बरतानिया समेत 25 ममालिक ने गजा में जंगबंदी और इमदाद की तकसीम का मुतालबा कर दिया है। मगर सवाल ये है कि अचानक गजा के लिए ये मोहब्बत क्यों जाग उठी है? पसे पर्दा क्या गेम चल रही है? ये आज के प्रोग्राम में हम सलीम बुखारी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, ट्रंप ने यह कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरान पर मजीद हमले भी करेंगे। ईरान को लेकर ट्रंप की पोजीशन क्या है? इस तरह के बयानात क्यों दिए जा रहे हैं? और बिलखसूस क्या उनका मकसद जूइश लॉबी को सेटिस्फाई करना है या फिर ईरान को प्रेशराइज करना है? आज के प्रोग्राम में इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। सेकेंडली, 9 मई केसेस में पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर समेत 70 मुलजिमान को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है एंटी टेररिज्म कोर्ट की जानिब से, जबकि तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान में जलसे का ऐलान भी कर दिया है। तो ये दोनों खबरें कि एक तरफ जलसे का ऐलान होना, दूसरी तरफ सजाएं हो जाना, आपस में किस तरह से इंटरलिंक्ड है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। एंड लास्टली कुछ बात होगी मौसम के हवाले से। शदीद बारिशों के बायस 221 अमवात अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। सिचुएशन काफ़ी गंभीर होती चली जा रही है, मगर कसूरवार कौन है, इस पर बात करने के लिए हम बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं बुखारी साहब। बुखारी साहब, आगाज़ इसी बात से करेंगे कि 26 ममालिक ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया है। बुखारी साहब, सवाल ये है कि यही ममालिक थ्रू आउट दिस जेनोसाइड इसराइल का साथ देते रहे हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट देते रहे हैं। अब अचानक से हमदर्दी क्यों जाग उठी है? एज फार एज आई नो वेस्टर्न कंट्रीज, इसमें भी उनका कोई इंटरेस्ट ज़रूर होगा। देखिए, गुजारिश ये है कि मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि इन हुकूमतों ने कोई किसी के बाप पर एहसान नहीं किया है। उनके लोग उठ खड़े हुए हैं फ़लस्तीनियों के हक़ में, और जिस तरह के मुजाहरे यूरोपीय मुल्कों के शहरों में हुए हैं, लाखों की तादाद में लोग निकले हैं हर एक यूरोपीय शहर में। इसी तरीके से जो लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी लोग निकले हैं। कनाडा हमारे सामने है, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए आप, वो हमारे सामने है। तो ये अचानक मैं इसको नहीं कहूँगा, बल्कि ये कहूँगा कि मजबूर हो गए हैं वो, उनके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो अवामी जो जज्बात हैं उसको सामने रख के अपने फ़ैसले करें। और ये मुतालबा जो है ये अब ज़्यादा संगीन हो गया है, इसलिए कि वो ममालिक जिनके बारे में आपने कहा कि वो मदद करते रहे हैं इसराइल की, अगर वो कहें कि नहीं गज़ा में बहुत ज़्यादती हो रही है, गज़ा में जिस तरह का कहत जो है, वो जिस तरह से खुराक को जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये ख़त्म होना चाहिए और इमदाद की रसाई को मुमकिन बनाना चाहिए। ये मुतालबात जो हैं ये इंसानी हकूक़ के हवाले से आप देखें तब भी जस्टिफाइड है। अगर आप जंग के कवानीन जो हैं, जो आलमी चार्टर्स हैं, ख़ास तौर से यूनाइटेड नेशन के और दीगर जो चार्टर हैं, उनके मुताबिक भी भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोई बदतरीन मिसाल आपको नहीं मिलेगी पूरी इंसानी यानी नस्ल की तारीख़ में। ये तो हिटलर को भी शर्मिंदा कर दिया है इस मनहूस आदमी ने जिसका नाम नेतन्याहू है। तो ये कहना कि ये अचानक हुआ, ये अचानक नहीं है। अपने लोगों का रवैया देख के, अपने लोगों के जज्बात की शिद्दत देख के इन्होंने मजबूरन ये कहा है कि ये जंगबंदी वहाँ फौरी होनी चाहिए। आप देखें कि क्या हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया की जो पार्लियामेंट है नौमुंतखब है अभी, जी ठीक है, उसके अंदर भी आज, इसके अंदर और बाहर भी सैकड़ों लोग मौजूद थे, और अंदर भी जिस तरह की गुफ्तगू की गई है, तमाम तरीन इसराइल के जो जारहाना इक़दामात हैं उसकी मज़म्मत की गई है। और डिप्टी लीडर जो हैं ग्रीन पार्टी की महरीन फ़ारूकी, उन्होंने अटॉर्नी जनरल की तकरीर के दौरान एक प्ले कार्ड उठाया हुआ था, जिसके ऊपर जो अल्फाज तहरीर थे वो ये थे कि गज़ा भूखा मर रहा है, सिर्फ अल्फाज काफ़ी नहीं हैं, इसराइल पर पाबंदी लगाओ। जी, ये ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट के अंदर लहराए गए हैं, और बाहर सैकड़ों की तादाद में लोग फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा कर रहे हैं। एग्जैक्टली, दिस इज माय पॉइंट कि सिर्फ लिप सर्विस की जा रही है, जबकि 60,000 बंदा मर चुका है, शहीद हो चुके हैं वहाँ पर मुसलमान। उन्होंने अपना मकसद तो ऑलरेडी अचीव कर लिया। मेरा ख्याल ये है कि जितनी लान तान हम यूरोप पे करना चाह रहे हैं ना, पहले तो फटकार भेजे ना पूरे अरब ममालिक के ऊपर जो बेगैरती की नींद सो रहे हैं, जिनके पास सब कुछ है, लेकिन अमेरिका के क्या मैं उनके इंटरेस्ट है अपने, आप उनके बारे में तो कुछ फरमा नहीं रही है। आप यूरोप को लेके बैठ गए, पहले अपनों का रोना तो रो लें जी, पहले अपनों पर बेगैरती की नींद सोए हुए हैं, जिनके पास मिसाइल भी हैं, जिनके पास असला भी है, जिनके पास पैसा भी है। किधर हैं वो? किसी ने पूछा है किसी से कि ये अरब ममालिक जो मामे बनते हैं बहुत बड़े फ़लस्तीन के, किधर हैं वो? एक बंदा नहीं बोला उनमें से। सब में जुर्रत नहीं है अमेरिका के सामने एक लफ्ज़ बोलने की। आप कहें तो मैं नाम लेके आपको 42 मुल्क गिनवा दूंगा जी।
ओवरऑल पूरी मुस्लिम उम्मा को ले लें, आप उनको तो छोड़ दें, चलिए वो तो है, वो तो हमेशा से इसी तरह से तो फैल ही रहे हैं अमेरिका के, लेकिन बाकी की मुस्लिम उम्मा जो है उन्होंने भी लिप सर्विस के सिवा कुछ नहीं किया है, चाहे वो अपने तुर्की है, चाहे पाकिस्तान है। मैं तो अपने पाकिस्तान को भी रोने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे तो बहुत हुए, जमात इस्लामी ने किए, JUI ने किए, लेकिन हमारी हुकूमत ने लिप सर्विस के अलावा कुछ नहीं किया। कुछ ममालिक तो इसराइल की तरफ जाते हुए मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी करते रहे हैं। देखें, मैंने कहा ना कि उनका मातम करना चाहिए, उनकी दानिस्त का, उनके वसाइल का, उनकी हुकूमतों का मातम करना चाहिए और खुल खुला के करना चाहिए, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। ठीक है जी। अब असल मसला ये है कि वहाँ पर बच्चे भूख से बिलबिला कर मर रहे हैं, माएँ ये तमाशा अपनी आंखों से देख रही हैं। ये कौन सी जंग में हुआ है? क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, या उसके बाद होने वाली जंगों में हुआ था? ये तो कभी भी नहीं हुआ जो कुछ वहाँ हो रहा है। और एक बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, जो स्पोक्स पर्सन है ट्रंप के, वो ये कहते हैं कि जी ये तो फलां एक्शन जो है नेतन्याहू का, उसने परेशान कर दिया, हैरान कर दिया। कोई हैरानगी नहीं है। नेतन्याहू अपने वाशरूम नहीं जा सकता आशीर्वाद के बगैर अमेरिका के सदर की। जितना बड़ा मुल्ज़िम नेतन्याहू है, उससे 4 गुना बड़ा मुल्ज़िम और मुजरिम जो है वो ट्रंप है। मुझे इसके बारे में कोई इबाम नहीं है। मैं इंतहाई जुर्रत के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि उसने अपने आने के बाद उसको ज़्यादा मुसल्ला किया, उसको ज़्यादा पैसे दिए, उसके हर अमल के ऊपर आंखें बंद की। ये तो भला हो ईरान का, अगर ईरान न पड़ता इसराइल को तो ये तो ले दे गए थे पूरे के पूरे खित्ते को। लेबनान के ख़िलाफ़ उन्होंने एक्सेसिस की, यमन के ख़िलाफ़ उन्होंने की। आप देखें ना सूरत हाल क्या है वहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि वी शुड कॉल ए स्पेड जिसका जो जुर्म है उसका इल्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। और बुखारी साहब, जितना मर्जी ट्रंप कहते रहे, हर हमले से पहले जो ट्रंप के साथ नेतन्याहू की मुलाकात होती है और उसके बाद किसी ना किसी मुल्क पर वो हमला कर देते हैं, तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रंप के मर्जी के बगैर ये सारा कुछ हो रहा हो। एब्सोल्युटली राइट जनाब। जो ऑस्ट्रेलियावी होम अफेयर्स के वजीर हैं टोनी ब्रिक कहते हैं, गजा में जो कुछ देख रहे हैं वो नाकाबिले दिफा है, उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। यरगमालियों की रिहाई और फौरी जंगबंदी ज़रूरी है। ये आवाज़ें अब उठ रही हैं ना, मुझे इस पर अफसोस है। मैं चिल्लाया भी इसलिए हूँ कि हमारे यहाँ से तो ये अब आवाज़ें भी उठनी बंद हो गई हैं। आप मुझे बताइए जल्दी से किसी अरब लीडर का बयान कि उसने कहा हो कि ये मजम्मत की हो बड़े शदीद अल्फाज में और मुतालबा किया हो कि जंग फौरी तौर पर रुकनी है। कोई चुप बैठे। तकरीबन 58 कंट्रीज हैं, मिलके एक छोटे से इसराइल को रोक नहीं सकते ये लोग। अब बिल आखिर न्यूयॉर्क टाइम बोल पड़ा है जी। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम ने का कहना है कि नेतन्याहू ने दानिस्ता तौर पर जंग को तूल दिया ताकि वो अपने करप्शन के केसेस के हवाले से अदालतों में पेश ना हों। ये मैं आप नहीं कह रहे हैं, ये न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है। और वो कह रहे हैं कि वो जंग उन्होंने इसलिए भी उसको तूल दिया है कि वो अपना इक़्तिदार जो है उसको बरकरार रख सके जी। एक सीट के मार्जिन पे खड़ी है। अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि जब अमेरिका का अखबार ये कह रहा है तो आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि नेतन्याहू क्या तमाशे कर रहा है और इसको आशीर्वाद हासिल है प्रेसिडेंट ट्रंप की। बरतानवी सर्जन हैं जी एक प्रोफेसर निक मेनार्ड, वो कहते हैं इसराइली फ़ौज ने इमदादी मरकज़ों, जो इमदादी मराकज़ हैं, उन पर बच्चों के ऊपर फायरिंग करने को खेल बना लिया है और उनके पेट, गर्दन और सर पर गोलियां बरसाते हैं ताकि बच न सके कोई जी। ये एक बरतानवी सर्जन का कहना है। तुर्की के सदर अर्दोगान साहब जो हैं जी वो भी कहते हैं कि गजा के लोगों का दुख हमारा दुख है और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर खामोश नहीं बैठ सकते। बयान की हद तक तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ठीक है जी। गजा में इंसानी बुरान के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा, ये वो कह रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने मज़ालिम में हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया है। बयान बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन एक्शन नदारद है। प्रोग्राम में यहाँ शामिल करते हैं एक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सलीम बुखारी शो। बुखारी साहब वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हिटलर ने भी इस तरह से फूड को जिस तरह से नेतन्याहू और इसराइल हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हमारे सामने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि 500 मेट्रिक टन जो है वो फूड को जाया कर दिया गया है, जबकि गजा में बच्चे जो है वो हर रोज बिलक बिलक कर उनकी उस पर आते हैं जी। इसराइल ने खुराक को जंगी हथियार बना लिया है, ये कहते हैं सेनेटर टिम केन जी, वो जो अमेरिकी सेनेटर हैं, और उन्होंने सवाल उठाया कि 500 टन खुराक जो है ये गजा के लोगों के लिए
दुबई के यूएसएड के दफ्तर में रखी गई और वहाँ पड़ी पड़ी गल सड़ गई। एक्सपायर हो गई है। ये वो पूछ रहे हैं कि ये जो अमरीकी शहरियों के टैक्स के रकम से जो इमदाद के लिए भेजी गई थी खुराक, ये बच्चों तक क्यों नहीं पहुंची, और इसकी मिकदार इतनी थी कि 1 महीने तक गज़ा के पूरे बच्चे जो हैं उस गज़ा से मुस्तफ़ीद हो सकते थे। ये सारी आवाज़ें उठ रही हैं जी। आगे चलते हैं जनाब। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के जौहरी जो मकामात को मुकम्मल तबाह होने का मुसलसल दावा कर रहे हैं कि, और फिर ये कहते हैं कि ज़रूरत पड़ी तो ईरान पर दोबारा हमला करेंगे। मैं यहाँ पर ईरान के आयतुल्लाह खमेनेई का बयान दोहराना चाहूँगा। उन्होंने तो वो जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, जो करना है सो कर लो, कम गेट अस। उन्होंने कहा है कि यू डेयर नॉट अटैक अस अगेन, अदरवाइज इसराइल तो सफ़ाए हस्ती से मिटेगा ही, लेकिन आपके भी ये 19 ममालिक में जो अड्डे हैं ना, वो खैर से तबाह बर्बाद होंगे। ये एंड दिस थ्रेट इज़ वर्किंग, आई एम टेलिंग यू दिस। ये नेतन्याहू जो है शाम में तो घुस गया जाके, उसके को ना ईरान की तरफ दोबारा आए, तो जो सबक ईरान ने पढ़ाया है वो अभी कौम जो है इसराइल की वो काफ़ी अरसा तक याद रखेगी। वो साहब, लेकिन ट्रंप इस तरह का जो बयान दे रहे हैं, मकसद क्या है? क्या ट्रंप एक अजीबोगरीब शख्सियत के मालिक हैं। देखिए ना, उन्होंने अपने मीडिया की ऐसी तैसी करनी शुरू कर दी है जी। उन्होंने मीडिया के जो सरकर्दा जो उनके मालकान हैं या जो उनके सीईओज हैं, उनसे क्या माफ़ी मांगे, आपने क्यों मेरा मजाक उड़ाया कि हमारी जो एयरफोर्स है उसने वो तबाह नहीं की हैं। ओ भाई, ये तेरे अखबार कह रहे हैं, तेरी इंटेलिजेंस एजेंसियां कह रही हैं, यूएन का जो डायरेक्टर है, एडमिनिस्ट्रेटर है इस हवाले से, ये उसका बयान है, इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है। एनीवे, ट्रंप जो है वो ये ड्रामा भी कर रहे हैं कि वो शाम पर इसराइल के हमलों पर बहुत हैरान है। वो भाई कोई हैरानगी नहीं है, मैंने जैसा कहा पहले, वो आपके पूछे बगैर कुछ नहीं करते हैं, कभी कुछ नहीं किया उन्होंने। शाम पर हमले से 1 दिन पहले नेतन्याहू ट्रंप के साथ मीटिंग कर रहे थे, तो ऐसा हो सकता है कि ट्रंप को पता ना हो। मैंने अर्ज किया ना कि ये जो सफारती हलके हैं वो ये कहते हैं कि नेतन्याहू तो ना खाना खाते हैं ट्रंप से पूछे बगैर, ना वॉशरूम जाते हैं। ये तासुर आम है उनको अपने हर अमल में, जिससे मुसलमानों का खून बहे, जिनसे मुसलमानों की मुमलकतें जो हैं उनको नुकसान पहुँचे। ट्रंप भी उस पर राज़ी है, ट्रंप भी उस पर खुश है, और नेतन्याहू तो बहरहाल खुश है ही। नेतन्याहू ने ग्रेटर इजराइल जो है वो बनाने का ख्वाब इसकी लाश के साथ ही दफन होगा। आप देख लीजिएगा, एक दिन ये इसके साथ दफन होगा, जिस तरह मोदी के साथ दफन होगा ग्रेटर अखंड भारत का ख्वाब जो है। आगे आ जाइए जनाब। खालिद मिशल साहब हैं, वो अपने बहुत बड़े लीडर हैं अपने हमास के। उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से रब्ता किया है, और उसकी वजह यह है, अब सवाल उठता है कि उन्होंने हुकूमत से क्यों नहीं बराह रास्त रब्ता किया, मौलाना फजल रहमान से क्यों किया है। इसलिए कि उन्हें पता है कि फजल रहमान जो है उनका फ़लस्तीन की कॉज के हवाले से बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस है। उनकी जमात ने इसके लिए मिलियन मार्चेस किए हैं, इसके लिए जलसे जुलूस किए हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हुकूमत से आप रिक्वेस्ट करें कि वो अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके कम अज़ कम इमदाद की रसाई को तो मुमकिन बना दें। जंग तो लड़ लेंगे, गज़ा के लोग जो है फ़लस्तीनी वो लड़ लेंगे, लेकिन इमदाद तो पहुँचनी चाहिए ताकि माएँ और बच्चे जो एक दूसरे की शक्लें देख के भूख से बिलक रहे हैं, उनका कुछ अजाला जो है वो हो सके। लेकिन बुखारी साहब, क्या पाकिस्तान इसमें कोई पार्ट प्ले कर सकता है, कीपिंग इन व्यू आर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन? देखिए, हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन जो है ना वो है इंटरनल मामला हमारा, लेकिन आप इंटरनेशनल अरीना में देखें हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है जी। जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो शंघाई तंजीम है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन है, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल है, आपने देखा कि वहाँ पर हमारे मौक़िफ़ को पजीराई है। हमारी बात को प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल को और हमारी हुकूमत की सताइश की है, उनके हवाले से कहा है कि ये बहुत अच्छे लोग हैं, तो हम अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल की सीट हमारे पास है, हम उसके सदर हैं जुलाई के महीने के लिए, वहाँ पर कोई मूव चल सकती है, बहुत कुछ किया जा सकता है। दूसरी तरफ जनाब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो हैं, उन्होंने मुबाहसा जो वहाँ पर करवाया है इसाक डार साहब ने, जिसकी सदारत की है, उसमें तकरीर करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का किरदार जो है, जो रेजोल्यूशन पास की है इस मुबाहसे ने, उसमें काबिल सताइश है। और उन्होंने कहा है कि जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट है उनका हल फौरी तौर पर होना चाहिए, और नाम लेके उन्होंने कहा कि गज़ा और यूक्रेन की जंग जो है इसका अब ख़ात्मा होना चाहिए, इसको जारी नहीं रहना चाहिए। जी
बुखारी साहब, एक बात जो हम डिस्कस कर रहे थे लेकिन वो फिर स्किप हो गई, ईरान का जो पर्सपेक्टिव है, जो मौक़िफ़ है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, वो कुछ चेंज होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अब ये अब्बास सिरागची साहब कह रहे हैं कि हमारे जोहरी प्रोग्राम जो है वो फ़िलहाल के लिए रुक गया और काफ़ी नुकसान पहुँचा है, तो इसका मकसद क्या है? इस तरह का बयान क्यों दिया गया है? देखिए, अगर तो इसको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में आप देखें जी, तो वो नहीं चाह रहे कि अमेरिका में जो कुछ उसके अपने अखबारात कह रहे हैं, जो उसकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही हैं कि नुकसान उतना नहीं हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि ये पागल ट्रंप जो है फिर चढ़ दौड़े ईरान के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इंटेलिजेंट मूव है कि उन्होंने कहा कि हाँ जी बड़ा नुकसान हो गया जी हमारा, लेकिन इनिशियल स्टेटमेंट्स याद रखें। जी बिल्कुल। जो खामनाई हैं उस लेवल के ऊपर झूठ नहीं बोला जाता। तो ये मैं समझता हूँ कि एक डिप्लोमेटिक मूव कह लीजिए आप इसको, या इसको चालाकी, जो भी नाम दे लें आप इसको, जी। तो इसको रेजिस्ट नहीं किया जा रहा है। तैयब अर्दगान ने जो बयान दिया है उसका जिक्र ना किया तो जाती हो जाएगी। वो मैंने पहले कहा ये कि है तो ज़बानी सारा कुछ, लेकिन कम से कम बोल तो रहे हैं ना। उन्होंने कहा कि गज़ा के लोगों का दुख हमारा दुख है, गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर खामोश नहीं रह सकते, फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकने के लिए मुस्लिम उम्मा को इज्तिमाई कोशिशें करनी पड़ेंगी। वही बात जो हम पहले कह रहे थे। इसराइली नेतन्याहू ने मज़ालिम में हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया है। ये मैं आपको ईमानदारी से कहूँ कि इस तरह की जंग इससे ना पहले लड़ी गई है कभी, ना इस तरह इंसानों के साथ खिलवाड़ किया गया है। आप अगर यूएन चार्टर को देखें तो यूएन चार्टर में भी जो जंग के असूल हैं, जो जंग में कैदियों के असूल हैं, जो जंग में गिरफ्तार होने वालों के असूल हैं, जो जंग में अवाम के हवाले से असूल हैं, उन सब का मजाक उड़ाया जा रहा है गज़ा के अंदर। गज़ा में इंसानियत रो रही है, कोई दो राय इसके बारे में। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। प्रोग्राम में यहाँ शामिल करते हैं एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सलीम बुखारी शो। बुखारी साहब, ये बताइएगा कि 9 मई केसेस में 70 मुल्जिमान को सजा हो गई है, लेकिन मुझे लगता है इस वाक़े को ना आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। अभी ये तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल भी दे दी है, 5 अगस्त को वो मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेंगे। तो क्या ये जो सज़ाएँ इस मौके पर आई हैं, क्या मकसद इस एहतजाजी तहरीक को डिस्करेज कर रहे हैं? देखिए, हमें इसकी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। हम अपने प्रोग्रामों में अक्सर जिक्र तो करते रहे हैं इसका। ये वाक़या है मियाँ वाली का, ख़ास तौर से जिसकी सज़ाएँ आज सुनाई गई हैं। क्या हुआ था मियाँ वाली में, ज़रा याद करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। जो मुजस्समे थे आपके नेशनल हीरोज़ के, जिन्होंने पाकिस्तान और वतन के दिफा के लिए जानें दी थी, आपने वो तोड़ के फेंक के रौंदा पैरों के नीचे। इसको भी छोड़ दीजिए, ये भी काबिल माफ़ी शायद हो सकता है, जो कि नहीं है। फिर आपने पेट्रोल बम लिए और आप मियाँ वाली एयरबेस में घुस गए जी, और आपने तैयारों पर पेट्रोल बम फेंके। मुझे तो ये मुझे बताइए कि दुनिया में किसी सियासत में जो सिविलाइज्ड सोसाइटीज हैं ये होता है? फिर आपने उन सबको डिसोन कर दिया जी। आपने कहा ये हमारे लोग नहीं हैं। कुछ अरसे के बाद कहा ये तो एजेंसियों के लोग थे। और फिर मुझे अच्छी तरह से याद है कि ये मुतालबे किए गए कि ये केस लटकाए जा रहे हैं, जल्दी फैसले करें इनके, अगर सजाएं देनी है तो दे ताकि हम अपील में जाएं। ले हो गए हैं फैसले। ये जनाब फैसला आपके सामने रखा है। इसमें 70 मुल्ज़मान को 10-10 साल की सज़ा हुई है, जिनमें अपोजिशन लीडर भिच्चर साहब भी शामिल हैं। हाँ जी। और इसके अलावा 2 MNAs हैं, अहमद चट्टा साहब और राना बिलाल, ये भी इसमें शामिल हैं। लेकिन थोड़ा सा तारीख़ को दोहराना यहाँ जो है बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी के फ़ैसले बाकी हैं। गवाहान के बयानात तो हो गए हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब कुरान पाक हाथ में पकड़ के कह रहे हैं कि मेरा तो कोई कसूर नहीं था, भुट्टो का कसूर था। आपने उस दिन एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें आप PTI के वर्कर को उकसा रहे हैं कि घर निकलिए, इसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा, और तहस नहस कर दें हर चीज़ को। वो वीडियो बयान मौजूद है, कहीं गया नहीं है जी। तो कहने का मतलब ये है कि अब इस वक्त ये कहना, उस वक्त तो हीरो बने हुए थे ना, इस वक्त ये कहना कि जी मेरा तो कोई कसूर नहीं है जनाब, तो मेरा कसूर तो बानी का भी कोई कसूर नहीं है। उन्होंने भी सिर्फ यही कहा था ना कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट पर जाके चढ़ दौड़े, तो खुद तो नहीं गए ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब इस वक्त इस तरह के बयानात देने से न जुर्म की नौयत कम होगी, ना सज़ा कम होगी। हमारी ख्वाहिश बिल्कुल नहीं है ये कि सज़ाएँ हों, लेकिन जिस नौयत के जराइम किए गए हैं उसकी अगर सज़ा ना मिली तो हर बिल्कुल इंसाफ तो होना चाहिए। लोग जो हैं वो इस तरह की तनसीबात के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे और मुल्क तबाही के दहाने से दो चार होगा। एक बात, इससे कबल अगर आपको याद हो 9 मई के जो मुलव्वस मुजरमान थे,
उनमें से 25 को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई थी 21 दिसंबर 2024 को। फौजी अदालतों में ठीक है जी। माज़न 26 दिसंबर 2024 को फौजी अदालत ने सानिया 9 मई में 2023 में मुलव्वस इमरान खान के भांजे हसन न्याजी समेत 60 मुजरमों को भी 10-10 साल की सज़ा दी थी। यहाँ आगे बढ़ने से पहले और एक बात और ये है कि पाक फौज के कोर्ट्स ऑफ अपील ने रवां साल 2 जनवरी को सानिया 9 मई 2023 के 19 मुजरमान की सज़ाएं माफ़ भी कर दी थी। ठीक है भाई साहब, मुझे ये बताइए कि किस बड़े वकील ने इन वर्कर्स का मुकदमा लड़ा है? सारों को फुर्सत मिलेगी बानी के मुकदमा से तो तभी जाएंगे ना। लावारस छोड़, मैं बता रहा हूं आपको, इनकी एहतजाज की कॉलों पर ना निकलने की वर्कर की वाद वजह यह है कि दे थॉट उनको इस लड़क में छोड़ के और मुड़ के किसी ने पूछा नहीं है। बुखारी साहब, उन्होंने उनका मुकदमा क्या लड़ना है? वो तो बानी का मुकदमा नहीं लड़ पा रहे हैं, उनको नहीं निकाल पा रहे हैं अब तक, तो वर्कर्स का मुकदमा उन्होंने कहाँ से लड़ना है? देखिए एनीवेज, तो हैविंग सेड दिस, ये आपने जो कहा था कि क्या इसका 5 अगस्त वाली तारीख से कोई ताल्लुक है, एक इम्प्लाइडली ताल्लुक बनता है कि वो जब लोग ये देखेंगे ना कि ये सज़ाएं जिस नौयत की 10 साल की सज़ा इज़ अ बिग पनिशमेंट। ठीक है ना, मतलब इट्स वेरी क्लोज टू उम्र कैद ना। उम्र कैद भी 14 साल में ख़त्म हो जाती है यार, डे एंड नाइट शुमार होते हैं जी। और कुछ बीच में माफिया मिलती हैं। कहने का मतलब ये है कि इस नतीजे को देख के, इस सूरत हाल को देख के वर्कर 10 दफ़ा सोचेगा बाहर निकलने के लिए। इसलिए नहीं कि वो बानी का साथ नहीं देना चाहते, इसलिए कि उनको अपनी फेट नज़र आएगी कि हमें भी किसी ने नहीं पूछना। 5 अगस्त की डेडलाइन जो है वो एक मुल्क गिर यानी तहरीक से सिमट के अब सिर्फ यादगार पाकिस्तान पर जलसे तक आ गई है। बुखारी साहब, क्या लगता है तहरीक कामयाब हो पाएगी? देखिए, अगर तो पार्टी के अंदर की डिवीज़न ने इसी तरह रहना है, अगर धड़ेबंदियाँ रहेंगी, अगर बहनें कुछ कहेंगी, चीफ मिनिस्टर कुछ कहेगा, वकील कुछ कहेंगे, मकामी लीडर जो है, आपने देखा ना आलिया हमजा वाला मामला, जी, कितनी शिद्दत से उसने रिएक्ट किया कि मैं पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ, मुझे पता ही नहीं कि यहाँ कोई आ रहे हैं, मुझे पता ही नहीं कि 90 दिन का फिगर कहाँ से आ गया है। इसके ऊपर भी बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी, लोगों ने कहा कि बानी को तो पता ही नहीं था कि ये 90 दिन कहाँ से आ गए हैं। तो जब इस तरह की बड़ी पार्टी में इतनी डीप रूटेड डिवीज़न होगी तो फिर उसके लिए किसी तहरीक को कामयाब कराना उतना ही मुश्किल हो जाता है। मैं उसकी आपको 2 मिसालें दे देता हूँ। 2 मरतबा चीफ मिनिस्टर ने कहा हम लाहौर जाएंगे, काफ़िले लेके सारे पाकिस्तान से काफ़िले आएंगे, आपने देखा उसका क्या हाल हुआ। 26 नवंबर को जिस तरीके से वो लोग वहाँ से भागे हैं अपने वर्कर्स को पीछे छोड़ के, ये सारी चीज़ें वर्कर माफ़ नहीं करता है। मैं आपको बहुत बड़ी पार्टीज़ की मिसालें दे सकता हूँ, इस वक्त मैं जान के नाम नहीं ले रहा हूँ। जिन पार्टी की लीडरशिप ने अपने वर्कर के साथ डिस्टेंस किया है, वर्कर ने उनको फिर कभी ओन नहीं किया। ये बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों का फेट हो चुकी है यहाँ। भाई साहब, अभी तक तो इनका मोटिव ही क्लियर नहीं है कि क्या बानी की रिहाई मकसद है। कभी कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए निकल रहे हैं, कभी कहते हैं जमहूरियत के लिए निकल रहे हैं, कभी कुछ और। मतलब अभी तक तो इनकी नैरेटिव ही क्लियर नहीं है। बिल्कुल ठीक, आपने सवाल बिल्कुल सही किया है। उन्हें शायद पता ही नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। एक सांस में कहते हैं कि बानी को ना डील चाहिए ना ढील चाहिए। हाँ जी। बानी जो है वो अदालती फैसलों के जरिए बाहर आएंगे। इज दैट राइट? जी। दूसरी तरफ वो एक जो भाई फमांचो हैं चीफ मिनिस्टर साहब, वो फरमाते हैं सरों पर कफन बांध के आए हैं, बानी को साथ लेके जाएंगे, बानी को 15 दिन में छुड़ाएंगे, बानी को अगले हफ्ते ले जाएंगे। वो जो फमांचो हैं वो इस तरह के बयान जारी करते रहते हैं और भागते हुए 2 मिनट लगाते हैं। वो कभी चाय पीने चले जाते हैं, कभी मरगला की पहाड़ियों पर चढ़ के 12 ज़िला से अजला से होते हुए पेशावर पहुँच जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये खुद बानी का मौक़िफ़ ठीक है कि उनकी रिहाई होगी अदालतों से, क्योंकि अदालतों ने उनको सज़ा दी है, अदालतों में ही उनके मुकदमात हैं। और बानी कभी नहीं चाहेंगे कि ये तासुर उभरे कि वो कोई डील करके बाहर निकले हैं। मैं जानता हूँ इमरान खान को, वो ज़िद के और अपने मौक़िफ़ के पक्के हैं। बुखारी साहब, बेटों के हवाले से बड़ी बातें हो रही थी कि बेटे आएंगे तो तहरीक में जान डलेगी। अब अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि बेटे आएंगे तो सही, मगर वो इशारा भी दे रही है कि सिर्फ बाप को मिलने आएंगे। तहरीक के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की। इस हवाले से बहुत सारी कंट्रोवर्सी रही है पार्टी में। फिर पहले उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया था कि बस जी अब आखिरी ट्रम्प कार्ड जो है ये खेल दिया है, बेटे आ रहे हैं और बानी बाहर है। ये बिल्कुल इसी तरह था जिस तरह ट्रंप ने इलेक्शन जीता तो क्या लो जी हुन ट्रंप सब दा अगला कम जहाज पढ़ के अडयाला आना है। हाँ जी। ठीक है, ये सब कुछ हमने देखा ना। जी। तो ये जो इस तरह की उम्मीदें वाबस्ता कर ली जाती हैं,
ये सीरियस पार्टियों के सीरियस तहरीक चलाने वालों का काम नहीं होता। इसलिए कि इससे कुछ भी नहीं, ये लफ्ज़ों की रेटरिक है जो कुछ दिन अखबारों की जीनत बनती है, फिर उसके बाद ट्रिप कर जाती है। अब ख़ुद अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि वो आएंगे टाइकोप के ज़रिए, वो एक जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनके लिए एक कार्ड होता है, और वो अपने बाप से मिलने आएंगे। पहले वो तहरीक की क़यादत करने आ रहे थे। तो ये इस हवाले से भी बैक एंड फोर्थ। और कुछ इतलात ये हैं कि उनकी जो वालदा हैं जमैमा खान, वो गालबन नहीं चाहती कि वो जाके किसी किस्म की अफरा-तफरी। हाँ, ये बातें भी हो रही थी कि शायद आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। अच्छा बुखारी साहब, हर दफ़ा तो जो महाज खोलते हैं वो टी चौक पर जोर होता है, इस दफ़ा लाहौर का इंतखाब क्यों किया गया है? क्या पंजाब गवर्नमेंट के साथ कुछ सेटलमेंट हो गई है? देखिए, सेटलमेंट तो शायद नहीं हुई है, मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन उनको अभी भी उम्मीदें लाहौर से हैं, इसलिए कि लाहौर सबसे बड़ा सूबा है। लाहौर में उनकी सबसे ज़्यादा पार्टी स्ट्रॉन्ग थी जी, शहर है। उनका ख्याल ये है कि किसी न किसी दिन बिलाखिर वहाँ से लोग बाहर निकल आएंगे, जिस तरह इलेक्शन के दिन निकले थे जी। इलेक्शन के दिन लोगों का पीटीआई के लिए निकलना कोई अंडरमाइन कर ही नहीं सकता। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उस आवाम के साथ सलूक किया गया, जिसकी मैंने तफसील अभी आपके सामने बयान की है, हाँ जी। वो डिसग्रंटल्ड होके, डिसअपॉइंटेड होके वो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। क्या ये लीडरशिप उन्हें घरों से निकाल पाएगी? खान साहब अगर बाहर होते या बाहर हों तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। ये जो छोटे छोटे कद के लीडर नए पैदा हो गए हैं, उनके होते ऐसा कुछ नहीं। आप ठीक कह रहे हैं। देखते हैं तहरीक का आगे मुस्तकबिल क्या होगा। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक। वी विल बी राइट बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बुखारी साहब, बारिशों के बायस 221 अफराद की अब तक डेथ जो है वो रिपोर्ट हो चुकी है। बुखारी साहब, कसूरवार कौन है? क्या हुकूमती नाहली है, मौसमियाती तब्दीली है, या फिर लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस इसकी रीज़न है? दो तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ये। पहली बात तो ये है कि नेचुरल कैलेमिटीज़ जो होती हैं उसको आप एंटीसिपेशन में कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकते उसका। ये क्लाउड बर्स्ट जो है नया फिनोमेना है पाकिस्तान में जी, रिसेंट में भी हो रहा है, 3-4 दफ़ा हो चुका है, बहुत ज़्यादा तादाद है। और उस सूरत हाल में सवाए इसके कि आप रिलीफ का काम कर सकते हैं, आप उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। आपने देखा किस तरह से बुल्डर जो हैं तिनकों की तरह से बहते आ रहे थे, दरख्त जो हैं वो हज़ारों की तादाद में बहते चले आ रहे थे। एनीवे, ये आपने ठीक कहा कि 221 तादाद होगी, जब 800 के करीब घर जो हैं वो सफ़ाए हस्ती से ऑलमोस्ट मिट गए हैं जी। जो एनडीएमए ने जो फिगर्स दिए हैं उसका मेरे ख्याल से ज़रा हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लें। पंजाब में सबसे ज़्यादा यानी अमवात हुई हैं, जहां बारिशों की वजह से 135 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। केपीके में 40 अफराद की अमवात हुई हैं, सिंध में 22, बलूचिस्तान में 16, और इस्लामाबाद में और जो ट्राइबल बेल्ट है उसमें एक जो लोग जो हैं वो जान से गए हैं। इससे हैवी टॉल बहुत बड़ा वो है। जो तकलीफ दे बात है वो ये है कि हुकाम की तरफ से 13 मरतबा मकामी डीसीस, एनडीएमए और जो दीगर अफिलिएटेड अदारे हैं उन्होंने वार्निंग दी। जो मकामी इंतज़ामिया उन्होंने दफ़ा 144 का नफाज कर दिया कि आप सैलाबी नालों के पास ना जाएं, आप नहाने के लिए दरियाओं के पास ना जाएं, मगर हमारी जाली कौम जो है वो सुनने वाली तो है नहीं। आप ये देखिए, इतनी बड़ी तादाद में शुमाली इलाकों में जाना इन बरसाती यानी मौसम के बावजूद जी, तो मतलब है एक तरह से आप कहेंगे। और यहाँ तो ना बुखारी साहब कोई इमरजेंसी हो, ऐसी इमरजेंसी थी टूरिज्म के लिए किया कि वार्निंग्स और अलर्ट्स के बावजूद जी बिल्कुल। ये अमवात अब से तो नहीं होनी शुरू हुई ना, पूरा 1 महीना हो गया इस फिनोमेना को जो हम देख रहे हैं, लेकिन लोगों ने जाना तर्क नहीं किया है। और हर साल होती है। मरी के हवाले से भी कहा गया कि आप वहाँ का सफ़र इख्तियार ना करें क्योंकि बहुत बुरा हाल है वहाँ पर बारिशों की वजह से और अदरवाइज़, लेकिन लोग रुकने वाले नहीं हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी तरफ हमने देखा कि बाबूसर टॉप में क्लाउड बर्स्ट हुआ है जिसने बहुत तबाही मचाई है। 4 सियाह वहाँ अपनी जान से चले गए हैं और 7 से 8 किलोमीटर सड़क में सफ़ाई हस्ती से मिट गई है। बहरहाल अच्छी बात यह है कि फ़ौज जो है वो, जो हम फ़ौज के ऊपर बातें तो कर लेते हैं, लेकिन आपने देखा कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो, ज़लज़ला हो, सैलाब हो, उनमें हमेशा आपने देखा कि हमारे फ़ौजी जवान जो हैं वो इसको अपना फ़र्ज समझ के जी। अभी ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा फ़ौज इन्वॉल्व है, हेलीकॉप्टरों के साथ, किश्तियों के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि
जो लोग जी बुखारी साहब, कहने के बावजूद नहीं बुखारी मानते साहब, उनका कोई इलाज प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। मेरी अपील है पाकिस्तान के तमाम लोगों से कि प्लीज़ हुकूमत की वार्निंग्स को सीरियसली ले, ये आप लोगों की सेफ्टी के लिए है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।